हेलो एवरीवन, आई एम नूपुर एंड आज हम एक और रिसर्च की बेसिक वीडियो के साथ आपके सामने हैं। सो हमने जैसे अपने चैनल पर देखा होगा, हमने गूगल स्कॉलर के बारे में डिस्कस करा कि आपको पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। देन अब पेपर डाउनलोड कर लिया रिसर्च पेपर, तो उसको पढ़े कैसे हम। आपने शोध गंगा देखा थीसिस के लिए। तो आज हम बेसिक से करने जा रहे हैं कि कोई बच्चा है जिसने अभी पीएचडी में एडमिशन लेना है या रिसर्च करनी है, तो उसको ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अब ये रिसर्च पेपर है, ये गूगल स्कॉलर से ही डाउनलोड करा है मैंने, ये स्कोपस के जर्नल से है। तो सबसे पहले आप देखते हो, अब आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो ना, तो उस रिसर्च पेपर को पढ़कर उसकी जो डिटेल्स हैं उसको भी आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ा आपने, जैसे ठीक है आपने रिसर्च पेपर पढ़ लिया, अब आप भूल जाओगे उसे इंस्टेंट कि उसमें क्या था। 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, या फिर कुछ दिनों तक आप भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या था उसमें। तो आपने जो रिसर्च पेपर पढ़ा उससे आप वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसको कैसे करोगे कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आगे भी काम आए। आप उसको रिकॉर्ड करो, एक एक्सेल शीट बनाओ, उस एक्सेल शीट पे सारी चीज़ें नोट करो कि क्या टाइटल था उसमें, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या सब चीज़ें थी। वो रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर पढ़ने का फ़ायदा होगा आपको। अब देखो, जैसे अब ये रिसर्च पेपर है, ये सबसे पहले ये क्या है, ये टाइटल, इसे हम टाइटल बोलते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च पेपर है। बोर्ड डाइवर्सिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन पेनिस्ट्रियल बैंक्स एंड इंश्योरर्स। ये सारे ऑथर्स के नेम हैं कि इन इन लोगों ने ये रिसर्च पेपर लिखा है। ये रिसर्च पेपर इस डेट को ये हुआ, ये पब्लिश हो गया 2025 में। तो मोस्टली क्या होता है, कई बार ना बच्चों को ये भी डाउट आता है कि जैसे सपोज अब यहाँ पे 3 ऑथर हैं, तो ए हम स्टाइल फॉलो करते हैं मोस्टली। ठीक है, हम ए स्टाइल फॉलो करते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे साइटेशन में। इसे हम द्वैत, द्वैकत, मतलब जो फर्स्ट ऑथर का सरनेम होता है। देखो, अगर 2 ऑथर होते, ये दोनों ही होते, ये वाला ना होता, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते, द्वैकत एंड ट्वेल, जो भी ये सरनेम है, हम सरनेम लेते हैं, कोमा ईयर, जिस ईयर में ये पब्लिश हुआ है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत डाउट आते हैं बच्चों को कि जैसे यहाँ पर रिसीव 2024 में होगा, एक्सेप्टेड 25 में हुआ, तो मैम कौन सा ईयर लिखें। तो जिस ईयर में आपका ये पब्लिश हुआ है ना, ऑनलाइन अवेलेबल हुआ है, आप वो ईयर लिखते हो, तो यहाँ पर 2025 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट आए तो वो क्लियर हो। ठीक है, मेनली मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ये डाउट्स आए थे, मैंने क्लियर करे, तो मैं चाहती हूँ कि पहले ही आप लोगों को पता हो। तो अब देखो, जब 3 या 3 से ज़्यादा, एपीए 7th एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर होते हैं ना, तो हम तीनों के सरनेम नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, जो पहले वाला ऑथर होता है उसका सरनेम द्वैकत, और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट तो ये आएगा ही, कॉलम, इट ऑल, इट ए एल, मतलब यहाँ पे स्पेस आएगा, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इट ऑल, ए एल, डॉट, फिर डॉट के बाद कोमा, फिर 2025। हम इसे ऐसे साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम फर्स्ट ऑथर का सरनेम लेते हैं और इट ऑल को हम एंड और बोलते हैं कि मतलब सारे वो आ गए, तो हम इसको ऐसे साइड करते हैं इंटेक्स साइटेशन में। ये हो गया क्लियर। ठीक है, फिर देखो आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी आपका पूरा पेपर है उसकी एक निचोड़, कि क्या क्या इस पेपर में हुआ, क्या फाइंडिंग्स रही, क्या हमने मेथड्स लगाए, क्या मतलब फ्यूचर वो हैं, मतलब क्या स्टडी एक्सपेंड होती हूँ। तो ये सब चीज़ें, एक अगर आपको पूरा पेपर पढ़ने का मन नहीं है तो आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ लेते हो ना, आपको एक आइडिया हो जाता है कि पेपर में ये चीज़ें हैं, तो मेरे टॉपिक के अकॉर्डिंग ये पेपर है, मुझे पढ़ना चाहिए पेपर या नहीं, वो आपको एक आइडिया हो जाता है।
फिर ये होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे कि देखो बोर्ड रूम डाइवर्सिटी के ऊपर था ये, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हैं पैलेस्टीन बैंक की, पैलेस्टीन में जो बैंक्स हैं उनके ऊपर कर रही हैं ये, तो और इंश्योरेंस पे। तो बड़े ऐसे कीवर्ड्स जो बेसिकली आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे कि बोर्ड रूम डाइवर्सिटी हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, एमर्जिंग मार्केट्स में दिख रहे हैं। ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप पेपर को सर्च करते हो, जैसे स्कोपस पे आपने करा, तो जब आप ये डालोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पेपर के। मतलब कि आपने जैसे सपोज आपको बीसी पे स्टडी करनी है, तो आपने ये कीवर्ड जब आप स्कोपस पे डालोगे या कहीं पे भी उस पर डालोगे सॉफ्टवेयर में, तो जब आप ये कीवर्ड्स डालोगे ना तो आपको ऐसे रिफाइन होकर बहुत ही टू द पॉइंट बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड सब उसको डिफाइन करना चीज़ों को, और क्या क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखो ये 1, ये 2, 4 क्या है, ये टैक्सेशन। कई जो जर्नल्स होते हैं ना वो क्या कहते हैं कि आप सीधा यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन पूरी लिखने की बजाय आपने रेफरेंसेस में जो उस पेपर को जहाँ पे साइट कर रखा है बस वो ऐसे लिख दो, जैसे 1, मतलब कि जो 1 नंबर पे रेफरेंस पे जो है ना मैं उसको साइट कर रही हूँ पूरा ना लिखने की बजाय। तो ये जर्नल्स के अकॉर्डिंग होता है, जो जर्नल कहता है उस हिसाब से आपको करना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये DOI नंबर होता है। DOI नंबर क्या होता है, रिसर्च पेपर का होता है, जिससे आप रिसर्च पेपर को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ये DOI नंबर गूगल स्कॉलर पे कहीं पर डालोगे, क्लिक करोगे तो ये रिसर्च पेपर खुल जाता है। तो ये DOI नंबर होना भी सही अच्छा होता है, मतलब होना चाहिए, जर्नल्स के आजकल होते ही हैं रिसर्च पेपर पे। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि बेसिकली टॉपिक है क्या उसके बारे में समझा रखा है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि मतलब इस सेक्शन में हमारा ये है, इस सेक्शन में हमारी ये लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। लिटरेचर रिव्यू यानी कि पहले क्या स्टडीज हो रखी हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें लिखी होती हैं। क्या थ्योरीज है मेरे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मेरे टॉपिक से इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एजेंसी थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। और वो जो मेरे वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने बोर्ड रूम डाइवर्सिटी लिया, तो ये थ्योरी उस वेरिएबल के बारे में क्या बोलती है वो चीज़ें हमने यहाँ पर नोट कर रखी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जैसे एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में हमारे पास क्या है, हमारे पास एजेंसी थ्योरी हमारी ये चीज़ें कहती है। फिर आता है हमारे पास रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब चीज़ें इसने कहा है, ये सब हम सेकेंड पार्ट में लिखते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हर एक रिसर्च पेपर में ये सेम फॉर्मेट नहीं होता, बट जो मेन मेन चीज़ें होती हैं जैसे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है, फिर मेथोलॉजी आती है, फिर उसके बाद फाइंडिंग्स हो गई, रिजल्ट्स हो गए, कंक्लूजन हो गया, फ्यूचर डायरेक्शंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई। तो ये तो सेम होता है, बट जैसे कहीं जो होते हैं वो हाइपोथेसिस को अलग से ऐसे नहीं लिखते, वो उसी के अंदर डाल देते हैं लिटरेचर रिव्यू में। तो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से कर रखे कि डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे, कि जो आपके वेरिएबल्स हैं आपने वो एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करा, और फिर उसके बाद मतलब कि मेजर स्टडीज क्या कह रही हैं वो सब बताया। फिर उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि मेजर स्टडीज यही कह रही होंगी, तो आपने भी ये प्रपोज कर दिया हाइपोथेसिस। ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है उसे हम H0 के नाम से बोलते हैं, और वो हमेशा ऐसे होती है कि जैसे बोर्ड डाइवर्सिटी हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फर्म परफॉर्मेंस, हम हमेशा वो लेते हैं नो सिग्निफिकेंट। ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मेथोलॉजी, थर्ड पार्ट। मेथोलॉजी क्या होता है, हम कि कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आता है ये रहा, जैसे कि हमारे पास क्या है कि हम इस सैंपल में
8 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड 8 इंश्योरेंस फर्म्स को ले रहे हैं, मतलब इसके ऊपर स्टडी की गई है। तो अब वही बता दूँ कि हमने कौन सी फॉर्म्स ली, हम क्या मतलब डेटा ले रहे हैं, किस चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं, क्या हमारा सैंपल रहेगा, हम कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल मेजरमेंट। वेरिएबल मेजरमेंट में हमारे पास क्या है कि देखो ये भी हमारे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देखो ये भी हमारे मैथोलॉजी में आता है। वेरिएबल मेजरमेंट में क्या है, जैसे कि आपकी क्या वेरिएबल्स है, मेरे यहाँ पे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट भी है, ये डिपेंडेंट की ये यूज़ किए गए हैं, इंडिपेंडेंट में ये यूज़ करे जा रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स ये। इंडिपेंडेंट यानी कि जिन, डिपेंडेंट क्या है, जिन वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट मतलब इन वेरिएबल्स की वजह से इसका जो रिजल्ट है इम्पैक्ट होता है। और कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि वो इन दोनों का रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इनका इफेक्ट पड़े, तो इसलिए हम इनको कंट्रोल करके चलते हैं। फिर ये आपने टेक्निक लगाई, रिग्रेशन टेक्निक्स लगाई, वो हमने सब चीज़ें यहाँ पर बताई, ठीक है। हमने एनालिसिस करा, रिग्रेशन एनालिसिस करा, ठीक है, ये रिजल्ट हुए। फिर आता है हमारा कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में अब कई पेपर होते हैं जो एग्जैक्टली क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन और लिमिटेशन अलग से नहीं लिखते, वो कंक्लूजन के अंदर ही सब बता देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग है, आप जिस जर्नल में भी रिसर्च पेपर दे रहे हो उसमें देखो कि उनकी क्या फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है। अपना फॉर्मेट ना लेके चलो, जिस जर्नल में अपने रिसर्च पेपर पढ़ना है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलो। फिर आता है देखो कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सब बताओगे कि हमने क्या एग्जामिन किया, हमने ये फॉर्म्स लिए, हमने ये डेटा लगाया, इतने से इतने टाइम का डेटा लिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये हमने टेक्निक्स लगाई, ये हमारे रिजल्ट्स रहे, हमारे फाइंडिंग्स ये रही, हमारी स्टडी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, ये थ्योरीज हैं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस भी देखो यहीं पे बता दी, इसमें अलग से नहीं ले रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद फ्यूचर डायरेक्शन भी नीचे बता दी कि भाई स्टडी एक्सपैंड हो सकती है दूसरे सेक्टर्स पे, ये वो, ये सब चीज़ें क्या आ गई इसमें आ गई लास्ट में। फिर अब सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा रेफरेंसेस का पार्ट। रेफरेंसेस यानी कि ये सारे वो पेपर हैं जिससे आपने क्या लिया है, जो आपने यूज़ करें अपनी उसमें, मतलब आपने यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ लाइंस, अब डायरेक्ट आप लाइंस नहीं उठा सकते, अगर आप डायरेक्ट लाइन उठा लोगे तो वो प्लैग में आ जाएगा, प्लैगरिज्म आ जाएगा, प्लैग आ जाएगा, तो फिर वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो रेफरेंसेस में हम जैसे कि इस पेपर, जैसे मैं ये पेपर पढ़ रही हूँ, अब मैंने इस पेपर से कंक्लूड करा कि भाई जो नेशनल डाइवर्सिटी है, मे रिक्वायर टारगेट स्ट्रेटजी टू बी इफेक्टिव, ठीक है। तो मैं इसी लाइन को, इसी कंक्लूजन को अपने वे से लिखूंगी और इस पेपर को साइट कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ इस पेपर में पढ़ी। तो ये हमारे रेफरेंसेस हो जाएंगे। और रेफरेंसेस को हमेशा हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखते हैं। जैसे देखो ओ, आई गेस इन्होंने ना, आई डोंट नो ये ऐसे ऑर्डर में क्यों है, इसे हमेशा हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेते हैं। आई गेस इस वाले जो जर्नलाइज की रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, बट हमेशा हम अल्फ़ाबेटिक में ही लिखते हैं, ऑर्डर में ही लिखते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो ये था हमारा रिसर्च पेपर। अब देखो हमने रिसर्च पेपर पढ़ लिया, दैट्स गुड, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस रिसर्च पेपर को देखो, अब इस रिसर्च पेपर को हमने पढ़ लिया, अब 2 दिन बाद हम इसको भूल जाएंगे। तो हम ना भूलें उसके लिए क्या चीज़ है, देखो जो मेन चीज़ें हैं उसको आप अपनी एक्सेल शीट बना लो। एक्सेल शीट पे जैसे ये मैंने बना रखी है, ये बोर्ड करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ये हमारी स्टडी है, और इसमें मैंने क्या करा, ऑथर्स, ईयर, टाइटल, कंट्री, ऑब्जेक्टिव, फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, कंट्रोल, डेटा,
कहाँ से लिया, फॉर्म्स क्या थी, पीरियड मतलब कि कितने साल का डेटा लिया, मेथड्स कौन कौन से यूज़ करे, कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लिख दी, कंक्लूजन, लिमिटेशन, फ्यूचर डायरेक्शन, डीओआई, जर्नल का क्या नाम था, पब्लिशर कौन था, और रेफरेंसेस, ताकि भाई फ्यूचर में मेरे को मान लो कहीं पे साइट करना पड़े तो मैं ढूंढती ना फिरूँ कि रेफरेंस क्या थी, तो मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूँगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट में निकाल के रख सकते हो। जैसे इस पेपर में था, ये ऑथर था, ठीक है, ये हमारा ईयर था, ये टाइटल हो गया, ये कंट्री हमारी पैलेस्टीन थी। फिर है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था पेपर का, ये था ऑब्जेक्टिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये कंट्रोल वेरिएबल्स थे, इनको इसने कंट्रोल कर रखा था। फिर आता है हमारे पास कि हमने डेटा कहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ पे कि हमने डेटा कहाँ से लिया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर डेटा 13 पैलेस्ट्रीन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो कि पैलेस्ट्रीन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, हमने वहां से डेटा लिया। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा था, ठीक है, पैलेस्ट्रीन स्टॉक एक्सचेंज से लिया था, PEX यहाँ पे लिख सकते हो। अब डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 2011 से 22 का डेटा था, ये रहा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये इस ईयर का डेटा था, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2011 से हमने 22 का डेटा लिया हुआ है। अब है फिर कौन सी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। देखो कहीं पर आपको एब्स्ट्रैक्ट में ही सब चीज़ें मिल जाती हैं, आपको पूरा पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेप सिस्टम GMM एस्टिमेटर, ये हमने टेक्निक यहाँ पे यूज़ की हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस भी हमने यूज़ किया हुआ है, तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे। ये और यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे इस पेपर में यूज़ हुआ है। फिर है कि थ्योरीज की कोई, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट में जैसे मैंने लिख दिया कि थ्योरीज या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो मैं और कॉलम में मेंशन नहीं कर सकती बट मेरे को नोट करनी है। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजेंसी अपर, ये वाली थ्योरी, और ये 3 थ्योरी जो है ये यहाँ पर इस पेपर में यूज़ की गई हैं, तो मैं इसको भी नोट कर लूँगी, क्योंकि भाई कल को मुझे थ्योरीज के बारे में लिखना होगा तो मैं यहीं से तो डेटा लूँगी ना, कि सीधा पेपर खोला और सब चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वायर देखा, ठीक है, तो मैं यहाँ से लूँगी डेटा। फिर आते हैं हमारे पास, इसने क्या पूछा, अगला कॉलम कंक्लूजन, कि हमारी फाइंडिंग्स क्या रही। ये भी देखो एब्स्ट्रैक्ट में आपको ये होता है, मिल जाता है, ये देखो, रिजल्ट रिवील दैट वाइल एज डाइवर्सिटी नेगेटिवली कर रहा है, एक्सपीरियंस पॉजिटिवली करता है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नेशनलिटी कोई वो नहीं करता, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ये यहाँ तक, ये मेरा कंक्लूजन है। आप पढ़ोगे पेपर पूरा, आपको और कंक्लूजन दिख रहे हैं, आप वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख सकते हो, बट मैंने ये चीज़ लिख दी। इसको आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हो, या जैसे भी करना है, ठीक है। फिर आता है लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस रही पेपर में। तो इसमें इसने ये भी बोला हुआ है, द स्टडी एक्सपैंड द डिस्कोर्स टू द ये वेरिएबल सेंटर। यहाँ पे लिमिटेशंस कंक्लूजन में देखो यहाँ पे थी, हम इस पे जाते हैं, ये रही, द कंट्रीब्यूट करता है इसमें, ये रहा, डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट वैल्यू, देखो ये, बट इट डज नॉट कैप्चर द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसने कैप्चर नहीं करा। उसने सिर्फ ये वाले जो ROE क्या है, ये आपके शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म मार्केट बेस्ड होते हैं जैसे टॉबिन्स की, उसने वो नहीं लिया, तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर इसमें इसने ये भी बोला है कि लॉन्ग टर्म फैक्टर टेक, जैसे कि टॉबिन्स की, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूचर डायरेक्शन हो गई। इसने और भी चीज़ें क्या रखी हैं, जैसे फ्यूचर डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड लुकिंग मेजर्स,
जैसे ये ESG फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी इम्पैक्ट, ये पूरा का पूरा भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। कि फ्यूचर डायरेक्शन में ये कह रखा है कि आप ये चीज़ें लोगे तो आपकी फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होती हैं कि जो रिसर्चर है, जो आज अभी आप या मैं रिसर्च कर रहे हैं, हम रिसर्च पेपर पे जाते हैं ये देखने के लिए कि हम और क्या काम कर सकते हैं। तो रिसर्च पेपर में ना लोग फ्यूचर डायरेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर देते हैं कि ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इस पे काम नहीं हो रखा, ये एक त्रुटि है, ये एक कोई वो है जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो उसी से ही आइडिया लगता है, तभी तो कहते हैं रिसर्च पेपर पढ़ो, क्योंकि उसी से आइडिया लगता है। आप खुद सोच लोगे कि अच्छा इस पे काम नहीं हो रखा, बट क्या पता उस पे काम हो रखा हो, आप अपनी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब हमारी होगी। फिर उसने ये भी बोला है कि द स्टडी प्राइमरी एड ये रूम फॉर द फ्यूचर। हाँ देखो, इसने फ्यूचर डायरेक्शन क्या, टू इन्वेस्टिगेट अदर, ये सारे और भी हैं, आप इन सबको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इसने ये भी चीज़ बोली फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए, तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। फिर DOI की बात हुई थी, तो DOI यहाँ पे हमारे पास था, ये रहा। तो इसको भी हम यहाँ से, ये एक सेकेंड, ये यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी एंड हेयर पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर, एक सेकेंड, एंटर। ठीक है, इस पे फिर उसके बाद है कि जर्नल कौन सा था। अब देखो यहाँ पे जर्नल कौन सा है, ये रहा, ये जर्नल का नाम है डिस्कवर सस्टेनेबिलिटी, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे क्या है, पब्लिशर का नाम। और पब्लिशर का नाम अगर आपको नहीं पता चल रहा तो कोई ज़रूरत, मतलब कोई इतना वो नहीं है, आई गेस डिस्कवर है पब्लिशर का नाम। देखो ये रहा, ये रही रेफरेंसेस भी, रेफरेंसेस तो नहीं है, नहीं, कोई नहीं। ठीक है, फिर रेफरेंसेस में आप रेफरेंस बना सकते हो कि पहले ऑथर का नाम हो गया, फिर वो हो गया। और कुछ वेबसाइट्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप रेफरेंसेस क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वो मैं अगली वीडियो में एक रेफरेंसेस की बनाऊंगी वीडियो, जिससे आप इजीली सिर्फ वो डाल के रेफरेंस भी जनरेट कर सकते हो, तो वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आगे हम और टेक्निक्स ऐसे डिस्कस करते रहेंगे, एंड होपफुली अभी आपको ये सब समझ में आया है कि आपको रिसर्च पेपर को कैसे लिखना है, नोट करना है और कैसे पढ़ना है। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, थैंक यू।